हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि वी हैव स्टार्टेड द जर्नी ऑफ poverty in India. In that we have already discussed कि what are the different concepts used while using the term poverty, या कौन से different types of poverty हैं, what are the different causes या factors responsible for poverty, and what are the general government measures to solve the problem of poverty in India. हमने ये सब बहुत ही easily डिस्कस किया। आज हम इस चैप्टर का फाइनल टचअप दे रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी चैप्टर इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहता है, आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते नहीं। क्यों? आपको लगता है नहीं ऑब्जेक्टिव्स तो हम फ्रेंड से पूछ लेंगे, बस इधर उधर देख लेंगे, और अगर आपके फ्रेंड ने रॉन्ग लिखा तो आपका भी ऑब्जेक्टिव रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स को खुद ही प्रिपेयर करेंगे। ये आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करेगा। तो चलो डिस्कस कर देते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आपको खुद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कुछ अलग ही मज़ा आए। ओके बच्चों, चलो आते हैं हमारे 8th चैप्टर पॉवर्टी के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट बुक आप देख रहे हो, मैंने टेक्स्ट बुक लिया हुआ है और पेज नंबर 56 पे हमें पॉवर्टी के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। नाउ इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमें बता रहा है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। नाउ 11th स्टैंडर्ड से आपको अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे बच्चों। उस अलग अलग टाइप्स में ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप है कि असर्शन और रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी होते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना पड़ता है कि आपको दोनों जो सेंटेंस दी गई हैं, जो असर्शन है, असर्शन यानी एक पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट दिया जाता है जो आपके किसी न किसी टॉपिक से कंसर्न या रिलेटेड रहेगा, वो आप पढ़ने का। सेकंड जो स्टेटमेंट है जहाँ पे लिखा होता है रीजनिंग यानी आर, तो वो जो रीज़न है क्या वो फर्स्ट सेंटेंस को जस्टिफाई करता है, यानी वो उससे रिलेटेड है, उसको एक्सप्लेन करता है, वो उसका रीज़न है, हमें उसे कनेक्ट करके देखना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छी तरह से टॉपिक आपने समझा होगा। जब टॉपिक्स क्लियर हैं तो हमें असर्शन की सेंटेंस भी समझ में आती है, और जो उसका रीज़न दिया गया है, अगर वो रीज़न उसको जस्टिफाई करता है, वो उसका प्रॉपर रीज़निंग है, तो हम कहेंगे हाँ वो रीज़न है। क्योंकि दो आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, एक लिखा होता है असर्शन यानी एक कॉमन आपकी किसी थियोरी का स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट है रीजनिंग यानी आर, वो उसका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देगा। और उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस जनरली दिए जाते हैं, और वो 4 ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि जैसे आपको दिया गया है फर्स्ट ए ट्रू है, यानी आपका असर्शन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रू होगा तो हम बोलेंगे ट्रू है। और जो आर है वो फॉल्स है, यानी रीज़न जो है वो गलत है, यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत दिया गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका फर्स्ट सेंटेंस राइट हो और रीज़न गलत हो। या सेकंड ऑप्शन दिया जाता है कि पहला असर्शन का सेंटेंस जो है वो फॉल्स है और जो रीज़न है वो सही है, ऐसा भी दिया गया होगा। और ये तब पॉसिबल है जब आपका फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग हो और सेकंड सही हो। ओके, थर्ड ऑप्शन दिया जाता है बोथ ए एंड आर, दोनों ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी उसको जस्टिफाई नहीं करता। अगर आर रॉन्ग है, रीज़न रॉन्ग है, तो हम बोलेंगे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन अगर सही हो तो हम बोलेंगे आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी जो हमारा पहला सेंटेंस है उसका जो रीज़न है वो उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करता है। इस तरह से 4 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, और ये हर जगह सेम रहते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि पहली सेंटेंस जो ए है यानी असर्शन है, क्या वो ट्रू है। अच्छा, जो सेकंड है वो रीजनिंग है,
क्या वो ए का रीज़न है, वो सही है? अगर सही है तो हम बोलेंगे ए और आर दोनों ट्रू है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर वो गलत है तो हम बोलेंगे जो आर है वो जो हमारे रीजनिंग है वो हमारे असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो फर्स्ट हमने असर्शन कहा वो फॉल्स है, या कभी कभी रीज़न वो फॉल्स है। तो बस हम चॉइस देख लेंगे। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो आपको दोनों सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना, और ये हम काम अभी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स को सेल्फ प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी होते हैं, खाली हमें समझ में आ गया ना तो वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट। फॉर दिस यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स, क्योंकि अगर आपका जिस पे आप रिलाई कर रहे हो, जिस पे डिपेंड कर रहे हो, अगर वो रॉन्ग हो गया तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो हम दूसरों की वजह से हम क्यों सफ़र करें भाई, हमें तो फुल मार्क्स लेनी है। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका सेंटेंस दिया गया है असर्शन का, पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन, डिक्लाइन होना यानी कम होना, विथ अ राइज इन द एग्रीकल्चर आउटपुट। जैसे जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा तो पॉवर्टी का लेवल क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ये बराबर सेंटेंस है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा यानी किसानों का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा तो उन्हें बेच के वो ज़्यादा कमाएंगे, और अगर जैसे उनकी इनकम बढ़ी तो पॉवर्टी का लेवल घटेगा। तो क्या कहा उसने, पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन विथ राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट। ये सही सेंटेंस है। सेकंड रीजनिंग यानी आर, क्या बोला है उसने, एग्रीकल्चरल इनकम हैव डिक्लाइन, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कम हो गई है। एग्रीकल्चर इनकम्स हैव डिक्लाइन ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में काफ़ी बदलाव आता है। कभी हैवी फ्लड आ जाते हैं, कभी आपको मानसून नहीं मिल पाता है। तो जब मानसून में फ्लक्चुएशंस आता है, कभी हैवी रेनफॉल, कभी रेनफॉल कम है, तो अगर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाते हैं उनकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो जाता है, तो एग्रीकल्चर इनकम भी कम हो जाती है। अब यहाँ पे वो इनकम कम की बात कर रहा है, वो मानसून और आपके फ्लक्चुएशंस की बात कर रहा है। तो ये फर्स्ट का रीज़न नहीं है। उसने क्या कहा, एग्रीकल्चरल इनकम हैव डिक्लाइन, एग्रीकल्चर इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। जबकि पहले वो बात कर रहा है पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन। क्यों, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया है। तो उसने वहाँ सेंटेंस अलग एंगल से कहा है, लेकिन यहाँ उसने क्या कहा है, एग्रीकल्चरल इनकम हैव डिक्लाइन ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है, खेतों की जो इनकम है वो कम हो गई है किसानों की। क्यों, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है अगर फेवरेबल है तो इनकम ज़्यादा होती है, अनफेवरेबल है तो इनकम कम होती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रॉपर रीज़न नहीं है। तो देखो आपको दिया गया है ऑप्शन, अब इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है, और ये हम तभी चुन पाएंगे जब भी आपने अभी डिसीजन ले लिया कि फर्स्ट सेंटेंस ट्रू है, वो सही है, सेकंड वो भी ट्रू है, वो भी सही है कि हाँ एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन होती है, कम होती है जब फ्लक्चुएशन होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में। लेकिन जो आपका रीज़न है वो ए का प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, वो उसको प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं करता है। तो बस ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला कहता है ए इज़ अ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, नहीं, सेकंड रीज़न फॉल्स नहीं है, इसके लिए पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं। सेकंड है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। उसने कहा पहला सेंटेंस जो असर्शन है वो रॉन्ग है, लेकिन जो सेकंड आर है वो ट्रू है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। थर्ड, ए एंड आर बोथ, दोनों ट्रू हैं, बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, नहीं, जो रीज़न है वो असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर रहा। फोर्थ आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए,
लेकिन जो आपका रीज़न है वो ए का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यही चौथा आपका ऑप्शन सही है। बस आपको आंसर में यही लिखना है। यानी फर्स्ट हमने लिखा, आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो असर्शन और रीजनिंग का आया, तो हम क्या चुनेंगे? फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो कितना आसान था। आपको सिर्फ चुनना है कि वो दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेशन क्या है। अगर आपने वो रिलेशन पहचान लिया, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है जज कर लिया, तो बस आपके लिए बहुत इजी है। तो असर्शन और रीजनिंग से डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इस साल 11th में आपके 2-3 चैप्टर्स में इस तरह का ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है। इवन हम जब 9th चैप्टर भी करेंगे बच्चों, तो उसमें भी हमें, उस चैप्टर में भी मोस्ट प्रोबेबली हमें असर्शन और रीजनिंग मिलने वाला है। तो ऐसे 3-4 चैप्टर्स में हमें मिलेंगे। तो वो असर्शन और रीजनिंग वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हम जज करना चाहते हैं कि आपने वो टॉपिक समझा, वो टॉपिक को आपने क्लियरली जज किया, समझ लिया, तभी आप इन पर्टिकुलर असर्शन और रीजनिंग का जवाब दे पाएंगे। ओके बच्चों, ओके चलो बढ़ते हैं आगे। सेकंड में असर्शन यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों। पहला असर्शन यानी ए, अर्बन पॉवर्टी इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन अमंग द रूरल पुअर। देखो पहले तो मीनिंग समझनी है। उसने क्या कहा? अर्बन पॉवर्टी जो है इट इज़ एट्रीब्यूटेड यानी रिलेटेड मेनली टू स्पिल ओवर इफेक्ट, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें दिखाता है, ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स व्हेन द पीपल माइग्रेट, मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया फॉर द सर्च ऑफ जॉब। तो उसने क्या कहा? अर्बन पॉवर्टी किसकी वजह से दिखाई देती है? क्योंकि रूरल एरिया के लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन रूरल एरिया के लोग जब यहाँ आ जाते हैं तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, और इसकी वजह से और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में। तो अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सबको रोज़गार नहीं मिल पाता। यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई। अब ज़्यादा पॉपुलेशन आने की वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे जॉब्स तो सिलेक्टेड हैं, वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलेगा, सबको तो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। ओके बच्चों, तो उसने क्या कहा कि अर्बन पॉवर्टी इज़ एट्रीब्यूटेड, हमें अर्बन पॉवर्टी दिखाई देती है। क्यों? मेनली टू स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारी जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट होकर रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आ रही है। इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन अमंग द रूरल पुअर, क्योंकि गांव के जो गरीब लोग हैं वो अपनी गरीबी की वजह से गांव छोड़ के शहरों में आते हैं नौकरी की तलाश में, और इसकी वजह से जो शहर के लोग हैं जो वो जॉब डिज़र्व करते हैं तो उन्हें पूरी तरह से रोज़गार के मौके नहीं मिल पाते। ओके, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब में स्प्रेड हो जाती है। ओके, तो पॉवर्टी बढ़ जाती है। ये था पहला सेंटेंस, तो ये ट्रू है, सही है। सेकंड है रीजनिंग। उसने क्या कहा रीजनिंग में कि पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब रिजल्ट्स इन फोर्स्ड माइग्रेशन। देखो कितना सही उसका जजमेंट है, कितना सही उसका एक्सप्लेनेशन है। उसने क्या कहा? पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, क्योंकि गांव में न ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, न सर्विस सेक्टर एडवांस्ड है, न हेल्थ मेजर्स उनके पास अच्छे हैं, न एजुकेशन उनके पास सिस्टम अच्छा है। तो इसकी वजह से क्या है, उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं। तो ये भी एक रीज़न है। प्लस हमने पढ़ा है कि लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब, उनके पास दूसरे जॉब भी नहीं है, इनकी वजह से बेचारे मजबूर होके शहरों की तरफ आते हैं। तो ये उसका सही जस्टिफिकेशन है, ये उसका सही आंसर है। देखो समझ लिया ना हमने। अब देखो जवाब देते हैं। तो अब आपके चारों ऑप्शन वैसे ही सेम दिए हैं,
लेकिन अभी हमें मालूम है ए भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो दोनों रीज़न है वो ए का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है। तो थर्ड है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट। हमने देखा सेकंड जो है दैट इज both A and R true, both A and R true and R is the correct explanation of A। तो R जो है वो A का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ओके बच्चों, तो आपके सेकंड आंसर का हमने डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन बता दिया कि असर्शन भी राइट है, रीज़न भी राइट है और R जो है वो असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ओके, लेट अस मूव ऑन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, असर्शन कहता है रिलेटिव पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमने देखा था रिलेटिव पॉवर्टी जो हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, हम इनकम पे के बेसिस पे देखते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो रिलेटिव पॉवर्टी इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, हर कंट्री में दिखाई देता है। तो ये सही से आपकी स्टेटमेंट है। रीजनिंग, डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ इनकम इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर जजिंग द रिलेटिव पॉवर्टी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब हम इस रिलेटिव पॉवर्टी को जज करते हैं तो उस समय डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ इनकम इज द ओनली क्राइटेरिया, खाली यही एक रीज़न है उसको जज करने का। तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ इनकम के बेस पे हम जज नहीं करते हैं। कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, उनके पास वेल्थ किस तरह से है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ कैसा है, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम उन्हें जज करते हैं। तो जो रीज़न है वो रॉन्ग है और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है। देखो समझ लिया ना, तो बस अब हम डायरेक्टली बताएंगे। तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट। ए इज़ ट्रू, यानी पहला सेंटेंस सही है कि रिलेटिव पॉवर्टी इज़ फाउंड इन द ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, बट आर इज़ फॉल्स। लेकिन सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स है कि डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ इनकम इज़ द ओनली क्राइटेरिया फॉर जजिंग रिलेटिव पॉवर्टी। ओके बच्चों, देखो आसान था ना, पहला सही है, असर्शन का सेंटेंस राइट है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है रीज़न वो फॉल्स है। ओके बच्चों, देन उसके बाद है फोर्थ। आपका फोर्थ जो असर्शन और रीजनिंग में दिया गया है, फिर से पढ़ते हैं। असर्शन दिया गया है पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी बट आल्सो लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। पॉवर्टी इज नॉट जस्ट द लैक ऑफ मनी बट आल्सो द लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। याद है मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया था जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के बारे में प्रोफेसर अमृत सेन ने कहा था कि जस्ट पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि गरीबी है, मतलब लोगों के पास कैपेबल जो है वो सिर्फ मनी नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है, यानी उनके पास बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज है, स्केर्सिटी है, यानी उनके पास प्रॉपरली हेल्थ मेजर्स नहीं हैं। ओके, उनके पास दूसरे अल्टरनेटिव जॉब्स नहीं हैं, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी उनके पास कुछ चीज़ों की कमी है। वो भी हम पढ़ेंगे जो उन्होंने दिया है कि पॉवर्टी क्या है, इज़ नॉट जस्ट लैक ऑफ मनी बट आल्सो लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़। वो कैपेबल हैं लेकिन उनके पास वो अमेनिटीज़ आई ही नहीं, उन्हें वो मौके मिले ही नहीं, इसके लिए वो एक्सप्लोर हो ही नहीं पाए, इसके लिए उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पाए, इसके लिए दे रिमेन पुअर। अगर उनको वो मौके मिलते थे तो बट नेचुरल उनके पास वो अमेनिटीज़, उनके जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर देता था।
लेकिन ना तो उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिला, ना उन्हें प्रॉपर हेल्थ मेजर्स मिला, ना उनके पास प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिली, ना उनके पास दूसरा उनको इंडस्ट्रीज़ के मौके मिले। तो जब ऐसा रहता है, प्रॉपर उन्होंने अपने आप की कैपेसिटी को, उन्होंने अपने पोटेंशियल को, अपने पावर को प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि वो सराउंडिंग जो था, वो उनके कंडीशन जो थे वो फेवरेबल नहीं थे। इसके लिए दे रिमेन पुअर। तो इसके लिए क्या कहा था प्रोफेसर अमर्त्य ने? उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी इज़ नॉट द जस्ट लैक ऑफ मनी बट आल्सो द लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़। ओके, अच्छा, अब देखते हैं रीजनिंग। लैक ऑफ फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, लैक ऑफ फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, मतलब अपनी भूख को वो मिटा सके इतना फ्रीडम उनके पास नहीं था, यानी उतना उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था। लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। डिनायल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम लीड टू पॉवर्टी, उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, उनको जो वो मौके मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, उनके लिए जो प्रोग्राम पॉलिसीज़ पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। तो ये सब उनकी गलती नहीं है। तो इसके लिए हम नहीं कहेंगे कि पॉवर्टी मीन्स जस्ट अ लैक ऑफ मनी, कि सिर्फ लैक ऑफ मनी है, नहीं, उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ भी नहीं पहुंची। तो जो सेकंड था, रीज़न था, उसने उसको प्रॉपर जस्टिफाई किया, प्रॉपर जस्टिफाई किया। और इसका मैं बताऊं आपको, आपके कंटेंट में वो नहीं दिया गया है। अब हम जब आमने सामने हैं तो लेट मी टेल यू, प्रोफेसर अमर्त्य जो है वो आपके पेज नंबर 50 पे, मैंने आपको पहले भी कहा कि लेवेंडर कलर के बॉक्सेस में हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं कि यू शुड नो समथिंग अबाउट आवर फेवरेबल इकोनॉमिस्ट। जैसे उन्होंने दिया है कि प्रोफेसर अमर्त्य जो है, उन्होंने पॉवर्टी के बारे में अपने क्या विचार रखे थे। उसने कहा था पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी, देखो वही आपको दिया है, but it is not having the capability to realize one's full potential as a human beings। यानी उन्हें वो कैपेबिलिटीज़, उन्हें वो फ्रीडम, उन्हें वो फैसिलिटीज़, उन्हें वो अमेनिटीज़ नहीं मिली। अगर वो मिलती थी तो वो इनकम अर्न करते थे, इनकम अर्न करते थे तो एटलीस्ट वो पुअर नहीं रहते थे। तो वो सब मौके उन्हें नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, वो सब उन्हें नहीं मिला जो उन्हें पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आ सकता था, तो वो उन्हें नहीं मिला। सिर्फ पैसा नहीं होना मतलब उन्हें गरीब नहीं कह सकते, लेकिन उनके पास वो सब फैसिलिटीज़ भी नहीं। गरीब तो है, लेकिन ना उनके पास हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, ना उनके पास एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, ना उनके पास कुछ रोज़गार के मौके हैं, ना उनके पास बैंकिंग सेक्टर अवेलेबल है जो उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे। तो ये सब चीज़ें जो है वो कैपेबिलिटीज़ दिखाती हैं बच्चों, जो उनके पास नहीं है। और अमर्त्य के बारे में हम लोग और भी देखें, नीचे ग्रीन इसमें देखो, ये जो पर्सन है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड द रिसिप्टेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। इसे भारत रत्न अवार्ड मिला था एज इकोनॉमिक साइंस के लिए इन 1998 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज़ मिला है, भारत रत्न अवार्ड मिला है, और वो भी हमारे इकोनॉमिस्ट। तो वी आर प्राउड ऑफ प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ओके बच्चों, तो इसके ये थॉट्स थे और इसी थॉट्स को उन्होंने असर्शन और रीजनिंग में आपके साथ शेयर किया बच्चों, जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करते समय भी इनके एग्जाम्पल्स आपके साथ बताए थे। तो आज हमें ऑब्जेक्टिव में भी मैच हो गए और हमने थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक के साथ क्योंकि शेयर भी कर रहे हैं तो हमने देख लिया। इस तरह का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना, उनके बारे में नॉलेज होना, ये हमारे नॉलेज को और बढ़ाता है। यस बच्चों, नेक्स्ट है दैट इज़ फिफ्थ वन। नहीं, पहले इसका जवाब देंगे। असर्शन क्या कहता है फोर्थ का, कि पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट द लैक ऑफ मनी बट आल्सो द लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़। और रीजनिंग क्या कहता है, लैक ऑफ फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, हम अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए फ्रीडम भी नहीं है। लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इन सब की वजह से पॉवर्टी होता है, यानी ये उसका रीज़न है।
तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी असर्शन का सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बच्चों? थर्ड वन होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू। हमारा असर्शन भी सही है, हमारा रीजनिंग भी सही है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो हमारा रीज़न है वो ए को प्रॉपरली जस्टिफाई कर रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ है। फिफ्थ को भी हम इसी तरह से सॉल्व करके देखेंगे। देखो बहुत इजी है, दोनों सेंटेंस हमें समझने हैं। तो फिफ्थ का असर्शन क्या कहता है? फूड सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज, गारंटी सोशल प्रोटेक्शन टू द पुअर। क्योंकि गरीबों के लिए हमेशा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट इज़ PDS है, सिस्टम है, जिसमें राशनिंग शॉप के थ्रू हम उन्हें प्रॉपरली फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं एट ए सब्सिडाइज्ड रेट पे, या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमने बताया था हम 3 टाइप के राशन कार्ड जो है वो बना देते हैं। वाइट कलर का हो, सेफ्रॉन कलर का हो और येलो कलर के हैं। हम 3 राशन कार्ड बनाते हैं ताकि हम उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से, उनके इनकम के हिसाब से हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, स्पेशली फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो क्या कहता है? फूड सिक्योरिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़, इनकी वजह से क्या होता है? इट्स ए गारंटी होता है सोशल प्रोटेक्शन टू द पुअर। सही है, क्योंकि जब हम फूड सिक्योरिटी देते हैं या क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं तो ये हमारे गरीबों को एटलीस्ट गारंटी देता है, उन्हें प्रोटेक्शन देता है कि उनका खाना पीना तो उनको मिलेगा। ओके, सेकंड है रीजनिंग जो है, लीकेजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो लीकेजेस हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, हमने किए थे अदर कॉजेज़। कभी कभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ लीकेजेस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं, कुछ करप्शन है, जिनकी वजह से कभी कभी गरीबों को वो प्रॉपर मदद नहीं पहुंच पाती। तो कहता है लीकेजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम परपेचुएट जो है वो पॉवर्टी, यानी वो उस पॉवर्टी को इसकी वजह से क्या करता है? कंटिन्यू करता है। तो वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो अलग बात कह रहा है। यस, दिस इज़ द वन ऑफ द कॉज, ये रीज़न है ऑफ द पॉवर्टी, वो अपनी जगह सही है। तो रीज़न अपनी जगह सही है और असर्शन अपनी जगह सही है, लेकिन रीज़न ए यानी असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी चौथा ऑप्शन डायरेक्टली हम लेंगे क्योंकि हर जगह वो चारों ऑप्शन सेम रहते हैं। तो हमें मालूम है जो हमारा असर्शन है वो सही है, यानी फूड सिक्योरिटी हो, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो, इनकी वजह से गारंटी मिलती है सोशल प्रोटेक्शन टू आवर पुअर पीपल, कि एटलीस्ट गारंटी है, एटलीस्ट दे विल गेट द फूड सिक्योरिटी, कि कम से कम उनकी कुछ ज़रूरतें तो हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन जो रीज़न है उसने कहा कि लीकेजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इट परपेचुएट्स द पॉवर्टी, तो वो भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन वो ए का करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? फोर्थ, सीधा फोर्थ ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन रीज़न जो है वो हमारी असर्शन सेंटेंस का प्रॉपर रीज़न नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को जस्टिफाई किया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द ऑड वर्ड आउट। अब ये बहुत इजी होता है, एक पर्टिकुलर आपको किसी भी थियरी से रिलेटेड आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दी जाएगी और उससे अनमैच होता हुआ ऑड वर्ड अगर आपको लगे कि उनके ग्रुप में वो कुछ अलग है, अजीब है, उसको बाहर निकाल दो। तो ऑड वर्ड आउट। तो क्या कहता है? कलर्स ऑफ राशन कार्ड, जो राशन कार्ड के कलर्स हैं। तो देखो राशन कार्ड के कलर 3 हैं और वो कौन से हैं? जस्ट हम देखते हैं, वाइट भी है, ग्रीन कलर का राशन कार्ड होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑड वर्ड इधर ही मिल गया। बाकी सेफ्रॉन ऑरेंज कलर का रहता है,
येलो वो भी रहता है। तो हमारे पास वाइट ये भी सही है, सैफरॉन भी सही है, येलो भी सही है। तो सिर्फ कौन सा ऑड वर्ड आउट है, दैट इज ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर हमें आंसर मिल गया। देखो कितना आसानी से काम हो गया। तो कलर्स ऑफ राशन कार्ड में 3 राइट है, वाइट, सैफरॉन, येलो। ओनली द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑड मैन आउट कौन सा हो जाएगा, ग्रीन कलर। देन सेकंड है हाई पावर्टी रेशो। अब देखो ये डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जब हम हाई पावर्टी की बात करते हैं बच्चों, जब हम हाई पावर्टी रेशो की बात करते हैं, तो हाई पावर्टी के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दी गई है ऑन पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 में थोड़ा हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे पावर्टी रेशो ज़्यादा है। इसमें आपको दिए गए हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केरला। अब हमने पढ़ा था रीजनल डिस्पैरिटी में, कॉजेस में किया था कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा बैकवर्ड हैं, जिनके पास बहुत सारी अमेनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, जब हम बात करते हैं गुजरात की, हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, हम बात करते हैं केरला की, तो दे आर हैविंग द वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकअप। तो उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर फास्ट ग्रो होता है, सर्विस सेक्टर फास्ट ग्रो होता है, तो इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास ज़्यादा है, इसके लिए पावर्टी रेशो कम रहता है। लेकिन फिर भी एक टेबल की हम सपोर्ट ले लेते हैं। पेज नंबर 53 पे आपको दिया गया है स्टेट वाइज पावर्टी रेशो। अब उस स्टेट वाइज में आप देखोगे बिहार में पावर्टी है, बिहार की बात करें तो पावर्टी है 33.7। इतने लोग अभी भी बिलो पावर्टी लाइन है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बिहार के नीचे लिखा हुआ है 39.9। देखो इसमें तो छत्तीसगढ़ में तो और पावर्टी ज़्यादा है। और हम देखें झारखंड की बात है तो नीचे से सेकंड लास्ट है, झारखंड में भी 36.9, इसमें भी पावर्टी ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम केरला की बात करें तो केरला राइट साइड ऊपर ऊपर आपको दिया गया है ओनली 7.1 दिया गया। तो देखो उसने क्या कहा था, हाई पावर्टी रेशो। अब हाई पावर्टी रेशो है तो देखो छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा है, बराबर है 39.9, झारखंड में भी 36.9, बिहार में भी 33.7। तो ऑड वर्ड कौन सा हो गया बच्चों, केरला। केरला हमारा ऑड वर्ड, क्योंकि यहाँ पे पावर्टी कम से कम है और यहाँ पे वो हाई पावर्टी रेशो कर रहा है, तो हमारा केरला जो है वो रिड्यूस में हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके चलो देखते हैं थर्ड, कैलोरीज के बारे में दिया गया है। अब कैलोरीज की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो कैलोरीज हमने पढ़ा था, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट पावर्टी का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो हमारे प्लानिंग कमीशन ने क्या सिखाया है कि जो हमें फूड में से मिनिमम कैलोरी इनटेक मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल पाता है तो वी आर ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट पुअर। एंड इफ द पीपल हु आर स्टेइंग इन द अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया में रहता है उसे कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, 2100। इफ़ यू आर स्टेइंग इन द रूरल एरिया तो कितनी कैलोरी आपको फूड इनटेक में से मिलनी चाहिए, 2400। ऑन एन एवरेज कितना मिलना चाहिए, 2250। तो ये सब हमने कैलोरीज पढ़ा था। चलो अब देखते हैं 2400 करेक्ट है, क्योंकि ये आपके रूरल एरिया में मिलना चाहिए। 1800 हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा बच्चों, ये ऑड वर्ड है, तो 1800 इज़ द ऑड वर्ड। 2100 बराबर है, ये अर्बन एरिया में मिलना चाहिए। 2250 जो है वो ऑन एन एवरेज मिलना चाहिए। तो 3 तो एकदम सही है एज पर प्लानिंग कमीशन, लेकिन 1800 जो है वो रॉन्ग कैलोरी है, इसके लिए हमने उसको ऑड वर्ड में कर दिया। तो देखो किस तरह से हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर था, थियरी समझा था, तो ऑब्जेक्टिव आपने फटाक से जवाब दे दिया। ओके बच्चों, तो इस तरह से ऑड वर्ड आउट जो है वो आपको जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है आपको, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको 3 ऑड वर्ड आउट आपको दिए गए हैं। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ गिव इकोनॉमिक टर्म।
अब हम इकोनॉमिक टर्म की बात करेंगे, जो हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं और फिर हम जज करते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें किसके बारे में नॉलेज दे रहा है। ये भी 1 मार्क का होता है। ओके, जो असर्शन और रीजनिंग था वो भी 1 मार्क का। डायरेक्टली ऑप्शन चुनो, 1 मार्क का काम हो गया। ऑड वर्ड था, ये भी 1 मार्क का है। इकोनॉमिक टर्म, ये भी 1 मार्क का है। तो चलो करके देखते हैं। पहला इकोनॉमिक टर्म के लिए क्या कहता है? डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं टू सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। जब हमने ऐसा कंसेप्ट शुरू किया था, जब हम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं और जब कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, वो उनसे दूर रहते हैं, डिप्राइवेशन ऑफ दीज बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। क्या कहते हैं बच्चों? सोशल एक्सक्लूजन। ये हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि पॉवर्टी क्या है। ये एक ग्रेट चैलेंज है फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी, और इस ग्रेट चैलेंज में सबसे बड़ा जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट इज़ पॉवर्टी। और इस पॉवर्टी में हम क्या देखते हैं, खास करके कंसेप्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ सोशल एक्सक्लूजन। ये सोशल एक्सक्लूजन या सोशल एक्सकल्जन करके कहते हैं, कैसे भी आप कहो, सोशल एक्सक्लूजन कहो या सोशल एक्सक्लूजन कहो, दोनों राइट है। जब हम सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, इसमें कुछ लोग जो हैं वो बेटर जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो उनसे बहुत दूर रहते हैं। जैसे हम अभी अभी बात कर रहे थे, जब हम रूरल पॉवर्टी की बात करते हैं तो उनके पास बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाते हैं। उनके पास स्कूलिंग फैसिलिटीज़ हो, बेटर कॉलेजेस हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोडवेज़ हो, बेटर रेलवेज़ हो, बेटर एयरवेज़ हो, वो नहीं पहुंच पाते हैं। उनके पास बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनके पास अच्छी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो दैट इज़ वाई वो अच्छी तरह से ग्रो हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सुविधाएं मिली ही नहीं, उन्हें वो अम्यूनिटीज़ मिली ही नहीं, तो वो उनसे दूर हैं। दैट इज़ वाई हम क्या कहते हैं, सोशल एक्सक्लूजन। वो एक हिस्सा ऐसा है जो अभी तक हमारे इकोनॉमी में ग्रो हो ही नहीं पाया है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो इसके लिए डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और टू सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। जब हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ लोगों को कुछ फैसिलिटीज़, कुछ सुविधाएं मिली नहीं, वो उनसे बहुत दूर रहे, तो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे टर्म को सोशल एक्सक्लूजन। क्लियर बच्चों? सेकंड, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी दैट कवर्स मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस। अब ये हमारे लिए लेटेस्ट जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, और वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। क्या कहा मैंने? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या कहा उसने? कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी दैट कवर्स मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस। क्योंकि जनरली जब हमने कंसेप्ट की बात की ना बच्चों, तो हमने कहा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, बराबर। ये एक पुराना कंसेप्ट था जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बुक में, अगर हम बात करें पेज नंबर 50 पे, तो पेज नंबर 50 पे उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में भी बताया है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में उसने क्या बताया है आपको बच्चों, कि इसमें हम कभी कभी मटेरियल चीज़ें जो हैं वो तो जैसे हमने कहा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं ये सब मटीरियलिस्ट चीज़ों में आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉन मटीरियल डायमेंशन से भी वो दूर है, उन्हें वो भी नहीं मिला। यानी उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला डिस्क्रिमिनेशन, कभी जेंडर का, कभी कास्ट का, कभी रिलीजन का। उनको ये सब भेदभाव सब फेस करने पड़े, उनकी वजह से वो सब फैसिलिटीज़ उन्हें मिली ही नहीं।
मतलब दूसरी मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें नॉन मटीरियल चीज़ों का भी मुकाबला करना पड़ा। तो इसके लिए ये जो है वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि इसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए आपको जस्ट एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें उन्होंने बताया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेफर्स टू डिप्राइवेशन इन द टर्म्स ऑफ बोथ मटीरियल और नॉन मटीरियल डायमेंशन। और यही सेंटेंस दिया है। अब जैसे मटीरियल की बात करते हैं तो उसमें फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोड की कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, असिस्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन फैसिलिटीज से ये सब आ जाते हैं। लेकिन जब हम नॉन मटीरियल डायमेंशन देखते हैं तो इट इज़ रिलेटेड विथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कास्ट, कल्चर, क्रीड, इनके डिस्क्रिमिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं। भेदभाव है कि ये सोशल कास्ट है, ये जो है वो सोशल ट्राइब का है, इसके लिए उनको ये सब नहीं मिलना चाहिए, या उनकी तरफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। सो मेनी डिस्क्रिमिनेशंस आर अवेलेबल इन आवर इकनॉमी। तो हमारी इकनॉमी में अभी भी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस हमें दिखते हैं कि कुछ एरियाज़ में हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग भी हम कास्ट, कल्चर, क्रीड को लेके हम लोग बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं कि वो अपर कास्ट का है, वो लोअर कास्ट का है। अपर कास्ट का है तो ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लोअर कास्ट का है तो उसको इन सब फैसिलिटीज़ से डिप्राइव रखना है, अलग रखना है। तो ऐसे भी डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम नॉन मटीरियल में काउंट करते हैं। तो जब ऐसे कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी हो दैट कवर्स मटीरियल एंड नॉन मटीरियल डायमेंशन, तो क्या कहोगे बच्चों? उसे हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके बच्चों, ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट है थर्ड, पॉवर्टी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। जब हम रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड बड़ा है, इनका कम है, वो बंगलों में रहता है, वो फ्लैट में रहता है, या वो स्ट्रीट में रहता है, वो अपने पक्के मकान में रहता है, वो कच्चे मकान में रहता है। अगर ऐसे हम डिफरेंसेस देखते हैं तो उसे आप क्या कहोगे बच्चों? उसे हम कहेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। कौन सी है बच्चों वो पॉवर्टी? दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये तो बहुत आसान था। दैट इज़ पॉवर्टी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव। जब हम कंपैरिजन करते हैं, इनकम का हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हो, या कंजम्पशन पैटर्न का हो, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का हो, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। फोर्थ, पॉवर्टी दैट कैन बी कंप्लीटली इरेडिकेट। ऐसी कौन सी पॉवर्टी है जिसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं? तो वो पॉवर्टी है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी जो कंपैरिजन ऑफ इनकम की वजह से है, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से है, कंपैरिजन ऑफ कंजम्पशन पैटर्न की वजह से है, इसको आप पूरी तरह से एरेडिकेट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो यूनिवर्सल है। लेकिन जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर needed to satisfy basic human needs at socially acceptable levels। अब ये क्या है? फिर से पढ़ रहे हैं। थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर यानी बेसिक नेसेसरी एक्सपेंडिचर रिक्वायर, नीडेड, ज़रूरी है, टू सेटिस्फाई द बेसिक ह्यूमन नीड्स। जो हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं कौन सी हैं? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन। यानी थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर, बेसिक नेसेसरी एक्सपेंडिचर नीडेड टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल्स। यानी सोशली एक्सेप्टेबल लेवल यानी जो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड है, जो ज़रूरी है, जिसको सेटिस्फाई करना ही है, उसके लिए जो मिनिमम एक्सपेंडिचर हमें चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? अब इसकी जब हम बात करते हैं तो फिर से ये एक न्यू कंसेप्ट है। अब ये न्यू कंसेप्ट के बारे में हमें पता चलेगा जब हम पावर्टी लाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पावर्टी लाइन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या देखते हैं? पावर्टी लाइन क्या है बच्चों? ये एक इमेजिनरी लाइन है।
जिसमें हम जज करते हैं कि जो लोग मिनिमम इनकम नहीं अर्न कर पाते हैं टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL, और जो कर पाते हैं दे लाई अबव पॉवर्टी लाइन यानी APL। तो जब हम ऐसे सब चीज़ें देखते हैं तो इसमें क्या रहता है, जो हमारा नीति आयोग है, जो हमारे प्लानिंग कमीशन का एडवाइजरी कमेटी है, यानी हम ब्रेन कहते हैं उसे प्लानिंग कमीशन का, तो वो जो उसका ब्रेन है दैट इज़ नीति आयोग। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो उसमें हम देखते हैं कि स्पेशली जो नीति आयोग है वो डिसाइड करती है कि एटलीस्ट लोगों के पास इतना तो इनकम होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। इसके लिए वो क्या करते हैं, टास्क फोर्स अपॉइंट करते हैं और जो उनको गाइड करते हैं कि एटलीस्ट कितना इनकम उनके इन बेसिक नेसेसिटी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। अब इसका आइडिया आपको पेज नंबर 51 पेज पे पॉवर्टी लाइन का आपको एक थॉट दिया गया है, जिसमें उन्होंने दिया है कि एज पर द टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, एलिमिनेटिंग यानी जो पॉवर्टी को रिड्यूस करें, उसके लिए एक टास्क फोर्स को अपॉइंट किया जाता है। और ये कौन अपॉइंट करके देता है, नीति आयोग हमें अपॉइंट करके देता है। तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि इसने क्या कहा, थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर नीडेड, जो हमें बेसिक नेसेसिटी एक्सपेंडिचर चाहिए टू सेटिस्फाई द बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो नीति आयोग ने उसको क्या कहा है, टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स है जो हमें डिसाइड करके देता है, टास्क फोर्स। टास्क फोर्स क्या करके देता है, ऑन एलिमिनेटिंग आपको क्या गायब करके देगा, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, आपको पॉवर्टी खत्म करके देगा। यानी पॉवर्टी को खत्म करना है तो कितना मिनिमम इनकम अर्न करना है जो आपकी 5 बेसिक नेसेसिटीज सेटिस्फाई हो जाए। तो ये टास्क फोर्स हमेशा आपके इनकम लेवल को, जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है, थोड़ा हमारा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बढ़ता है, प्राइस लाइन चेंज होती है, तो वो हमें ये सब प्राइस लाइन को डिसाइड करके और उसके हिसाब से इनकम हमें बताते हैं। तो ये काम किसका होता है, टास्क फोर्स का। तो टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, जो एलिमिनेटिंग पॉवर्टी पे काम करता है, और ये टास्क फोर्स कौन अपॉइंट करता है, नीति आयोग, और वो हमें बताता है कि बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम इनकम कितना चाहिए। ओके बच्चों, ओके। अब ये था आपका, फिर से हमने एक नई चीज़ें हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, और जो आपको फुल मार्क्स लाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने गिव इकोनॉमिक टर्म्स को भी किया। ओके, चलो एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं। डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्टन सेक्शन ऑफ द पॉवर्टी इन अ सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ सुविधाओं से दूर रखा गया है। तो वीडियो पॉज करके जवाब दो, सोशल एक्सक्लूजन। क्या कहेंगे बच्चों, सोशल एक्सक्लूजन। सेकंड, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी दैट कवर मटीरियल और नॉन मटीरियल डायमेंशन। तो क्या कहोगे बच्चों, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। थर्ड, पॉवर्टी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो वो क्या था आपका, रिलेटिव पॉवर्टी। फोर्थ, पॉवर्टी दैट कैन बी कंप्लीटली इरेडिकेट। पॉवर्टी वो जो पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और अभी लास्ट किया हमने थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर, बेसिक नेसेसरी एक्सपेंडिचर जो हमें चाहिए टू सेटिस्फाई द बेसिक ह्यूमन नीड्स एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल, दैट इज टास्क फोर्स, जो एलिमिनेटिंग पॉवर्टी पे काम करता है, और इस टास्क फोर्स को अपॉइंट करता है हमारा नीति आयोग। ओके बच्चों, और नीति आयोग कैसे बना, कैसे प्लानिंग कमीशन को हेल्प करता है, ये भी हम मस्त मज़े से सीखेंगे लेकिन आने वाले चैप्टर्स में। ओके बच्चों, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बाकी बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है,
Identify and explain the concept from the given illustration. ओके ये हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. ओके चलो अब इसको हम डिस्कस करते हैं. अब जब हम देखते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जिसमें फर्स्ट है बब्बन्स डॉटर हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू वीकनेसेस caused by undernourishment or lack of minimum calorie requirement in the intake of food. देखो ये भी हमने बहुत बार ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया होता है. इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलते हैं फॉर 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए. ओके और बहुत इजी होता है. आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल या केस दिया जाता है, आप उस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा जज करो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और बस उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो 1-2 लाइन में, बस आपका काम हो जाएगा. 1 मार्क आप उस टर्म को पहचानो और 1 मार्क आप उसको एक्सप्लेन करो किसी भी तरह से. आप मीनिंग लिखो, उससे रिलेटेड आप कोई भी सेंटेंस लिखो, बस हमें थोड़ा बता दो उसके बारे में. अब देखो उसने क्या कहा, बब्बन्स का डॉटर, उसको हमने हॉस्पिटलाइज किया. क्यों हॉस्पिटलाइज किया बच्चों? वीकनेसेस, उसको वीकनेस था. अच्छा वीकनेस क्यों आया? कॉज्ड बाय, बता रहा है अंडर न्यूरिशमेंट, क्योंकि उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिला, यानी बेसिक फूड नहीं मिला. और या लैक ऑफ मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, जो उसे मिनिमम कैलोरी चाहिए थी, चाहे वो रूरल एरिया में हो तो उसे कितना चाहिए 2400, अर्बन एरिया में होगा तो 2100, यानी मिनिमम कैलोरी भी नहीं मिला. उसने नहीं बताया वो शहर का है रूरल का है, नहीं बताया. उसने कहा लैक ऑफ मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, नहीं मिला मिनिमम कैलोरी. जब मिनिमम कैलोरी भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए बच्चों, बताओ हम उस पॉवर्टी को क्या कहते हैं? बराबर, करेक्ट, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. हम क्या कहते हैं उसे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी. देखो हमने ये बता दिया, यानी आपकी 1 मार्क तो रेडी हो गई सीधा आपके पॉकेट में. आपने बता दिया. उसने क्या कहा, बब्बन्स डॉटर हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज. बब्बन की बेटी को हमने हॉस्पिटल में हमें एडमिट करना पड़ा. क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशनल है उसको प्रॉपर खाना मिला ही नहीं. उसको ताकत कहाँ से आएगी? उसमें वीकनेस आ गई. और जो उसको मिनिमम कैलोरी इनटेक होना चाहिए था वो भी नहीं मिला, तो इसकी वजह से वो बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से हमने उसको हॉस्पिटलाइज करवाया. तो क्या हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? हम किसकी वजह से बीमार पड़ा? बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम क्या देखते हैं? हियर वी हैव टू मेजर द मिनिमम कैलोरीज फ्रॉम आवर फूड इनटेक. When the people are unable to satisfy the basic necessity wants, that is food, clothing, health and shelter, जब हम नहीं कर पाते हैं, जब आपके 5 बेसिक नीड्स दैट इज़ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन नहीं कर पाए, तो क्या कहते हैं ऐसे है सिचुएशन को? हम उसे कहते हैं एब्सोल्युटली पुअर. और यहाँ पे जब एब्सोल्यूट पुअर रहते हैं, द पीपल आर अनेबल टू अर्न दैट इनकम फ्रॉम विच दे सेटिस्फाई द मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ फूड, जो उनको प्रॉपरली हेल्दी रख सके, क्योंकि वो इतना कमा ही नहीं पाए कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए, यानी बेसिक वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए. तो क्या हो गए वो? एब्सोल्यूट पुअर. तो बस एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में आप 2-3 लाइन लिख लो, आपका काम आसान हो गया. ओके बच्चों. अच्छा सेकेंड आपको दिया गया एग्जाम्पल, धन्नाजी राव इज़ अ वेल्दी लैंडलॉर्ड. वो पैसे वाला लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, बट हिज एनुअल इनकम इज़ रिलेटिवली लेस, लेकिन उसका जो सालाना इनकम है वो कम है, रिलेटिवली लेस इन कंपैरिजन टू द एंटरप्रेन्योर राय बहादुर. यानी कोई बिजनेसमैन है राय बहादुर, जितना वो कमाता है उसके कंपैरिजन में जो वो ज़मींदार है वो कम कमाता है. अब ये कंपैरिजन ऑफ इनकम है, तो क्या कहोगे बच्चों? बराबर हो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी. क्या कहते हैं हम उसको? रिलेटिव पॉवर्टी, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और इसको हम कभी भी इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी को हम क्या करते हैं? इट इज़
जज्ड, हम उसे जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन डिफरेंसेस बिटवीन द इनकम, आपका क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ क्या है, आप उसी के बेसिस पे आप जज करते हो। तो ये क्या है, आपने धन्नाजी राव जो एक तरफ लैंडलॉर्ड है, जो ज़मींदार है, उसकी इनकम को हमने कंपेयर किया, दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, राय बहादुर, उसके साथ कंपेयर किया। तो जब ऐसे हमने कंपैरिजन किया तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रिलेटिव पॉवर्टी। और बस रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में आप 2-3 सेंटेंस लिख सकती हो कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। रिलेटिव पॉवर्टी इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन या डिफरेंसेस बिटवीन द इनकम अर्नड बाय द different groups of people, okay, yeah, on the basis of consumption of the different groups, yeah, on the basis of differences in the standard of living. It is a universal problem which cannot be fully eradicated. इसको हम पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके बच्चों, हो गया ना इजी। ओके, थर्ड आपको दिया गया है, उर्मीज फैमिली लिव इन अ सिचुएशन, उर्मी की फैमिली उस सिचुएशन में रहती है वेयर बाय दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। जब हम अपनी 3 ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पाए, जबकि आजकल तो हमारी बेसिक ज़रूरतें 5 हैं, 3 तो बहुत पुरानी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान, अभी तो 5 बेसिक ज़रूरतें हैं। लेकिन उर्मी की फैमिली 3 बेसिक ज़रूरतें, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो बच्चों, ऐसे पॉवर्टी को आप क्या बोलोगे? आप बराबर बोल रहे हो, आपके माइंड में जो आया वो सही आया, दैट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। बस आपने प्रॉपरली जज किया और बस एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डेफिनेशन आप लिख लो। डेफिनेशन नहीं लिखा, उससे रिलेटेड 2-3 लाइन लिख लिया तो भी आप सही है, कुछ भी लिखो बच्चों। ओके, तो ये है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अच्छा, 4th है संजय's फैमिली रिसीव। संजय की जो फैमिली है वो रिसीव कर रही है फूड ग्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ येलो राशन कार्ड। येलो राशन कार्ड, जब हम येलो राशन कार्ड की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था? बहुत एब्सोल्युटली पुअर, बहुत पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। संजय's फैमिली रिसीव फूड ग्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ येलो राशन कार्ड, क्योंकि 3 टाइप के राशन कार्ड है, जिसमें येलो राशन कार्ड किसको मिलता है? जो एब्सोल्यूट पुअर रहता है, थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी राशन कार्ड के थ्रू उसको पूरा का पूरा पैसा मिलता है। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि संजय की फैमिली जो है वो रिसीव कर रही है पूरा का पूरा फूड ग्रेन्स, किसके बेसिस पे? येलो कलर का राशन कार्ड थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी वो कौन सी कंडीशन है बच्चों? वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। और यू नो दैट कि गवर्नमेंट पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए, फूड की सिक्योरिटीज़ को लाने के लिए हमेशा राशन कार्ड को उन्होंने ट्राई कलर बना दिया, और उसके थ्रू वो फूड सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती हैं गरीबों को, कि कम से कम फूड की तो जो डिमांड है वो तो कम से कम हो, और उसके लिए हमेशा उनको अलग अलग कलर के राशन कार्ड बना के दिए, और येलो कलर का राशन कार्ड उनको मैक्सिमम फूड सिक्योरिटी ला के देता है। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जज कर लिया, बस उसके बारे में फिर से वही देखो, नाम वही आ रहा है, आइदर इट विल बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी या इट विल बी रिलेटिव पॉवर्टी। लास्ट, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्टेट स्टारवेशन यानी भूखों मरना। इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द स्टेट यानी राज्य के कुछ हिस्सों में स्टारवेशन रिलेटेड डेथ्स, यानी बहुत से लोग भूख से मर जाते हैं, हैव बीन ऑब्जर्व्ड, कुछ हिस्सों में लोग भूख से मर रहे हैं। वेयर एज इन सर्टन एरियाज ग्रॉस वेस्टेजेस ऑफ वुड हैज़ बीन रिपोर्टेड, और कहीं कहीं पे तो खानों का वेस्टेजेस हो रहा है। देखो, अमीर लोग जो है पार्टीज़ में जाते हैं, आप देखो सेल्फ सर्विस रहती है,
और लार्ज क्वांटिटी में फूड रहता है, सब हम वी विल ट्राई टू पोर इन अवर थाली में हम डालते जाते हैं और उसके बाद कितना खा पाते हैं, ओनली लिमिटेड। लालच लगती है, टेस्टी लग रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर करते हैं, लेकिन हाउ मच यू कैन ईट, लिमिटेड, बाकी पूरा का पूरा डस्टबिन में। यानी कहीं लोग भूख से मर रहे हैं और कहीं पे हम खाना वेस्ट कर रहे हैं, डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या है ये, देखो एक तरफ जो गरीब है इनकम कम है, दूसरी तरफ अमीर है इनकम ज़्यादा है, वो खाना वेस्ट कर रहे हैं, और जो गरीब है उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन है ना। यानी एक जगह बहुत इनकम कम है और दूसरी जगह इनकम ज़्यादा है। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों, रिलेटिव पॉवर्टी। इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी, जो हमारा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यही तो डिफरेंसेस है, कुछ लोग बिल्कुल खाने को नहीं है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा है और वो वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे डस्टबिन में फेंक रहे हैं। तो ये सब दिखाई देता है ओनली बिकॉज ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। और उसी से रिलेटेड आपको 2-3 सेंटेंस बता देने। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स को, पॉवर्टी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे हमने उनको डिस्कस किया। तो इस तरह से वेरी स्मार्टली हमने ये जो जर्नी था पॉवर्टी का हमने स्टार्ट किया और उसको फुल्ली सेटिस्फैक्शन के साथ कंप्लीट किया। ओके बच्चों, so if you like this video you can share with your friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.